नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो आज देश भर में तीसरे चरण का मतदान है और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा है। सत्येंद्र जैन जी हैं हमारे साथ स्टूडियो से और बीजेपी प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस से संतोष परिहार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हैं और एडिटर इन चीफ अमित कुमार जी हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत स्वागत है। और इससे पहले चर्चा करें उससे पहले बड़ी ब्रेकिंग की ओर चलेंगे। प्रदेश में तीसरे चरण में 9 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें मुरैना, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, गुना, ग्वालियर, भिंड, सागर, विदिशा लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर कुल 1,77,52,583 मतदाता हैं, जिनमें 2,043 पिंक बूथ है। सभी मतदान केंद्र और छाया पानी, व्हीलचेयर, कुर्सी की व्यवस्था की गई है। गर्मी के चलते मतदान केंद्र मिनी आईसीयू की तरह व्यवस्था की गई है। सबसे ज्यादा प्रत्याशी भोपाल में है, सबसे कम प्रत्याशी भिंड में है। तो भोपाल में 11 बजे तक एमपी में 30.20%, राजगढ़ में 34.81%, बैतूल में 32.65%, सागर में 30.31%, भोपाल में 27.46%, ग्वालियर में 28.55%। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। यदि बात करें 11 बजे तक, तो 11 बजे तक एमपी में 30.20% मतदान हुआ है। और एडिटर इन चीफ अमित कुमार जी की ओर बढ़ेंगे। सर, देखें तो अभी तक 11 बजे की बात करें, 30.20% मतदान हुआ है। पिछले बार की तुलना में 4% मतदान अभी तक बढ़ा है। बिल्कुल एक अच्छी खबर के रूप में लेना चाहिए इसको, क्योंकि जिस तरह से प्रयास पिछले 10 दिनों से चले, सेकंड फेज के बाद चल रहे थे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसकी शुरुआत सुबह से ही कर दी थी। और ये कहा जाए कि जितने दिग्गज हैं, देखा कि इस तरह से वोट सब लोग कर रहे हैं। और खासतौर से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से 30% से ऊपर है। और खास एक बात और कहेंगे कि उसमें से भी राजगढ़ का जो वोटिंग परसेंटेज है 35% के आसपास है, जो बहुत ज़्यादा है। विदिशा या राजगढ़ इस तरह के बहुत ज़्यादा है। भोपाल में जरूर भी 27%, ये भी जरूर बढ़ेगा। इससे कई परिवर्तन देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि लोगों का प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। उससे एक अलग तरीके की छवि, क्योंकि जितना ज़्यादा मतदाता निकलेगा, एक अलग रुझान देखने को मिल सकता है। और एक सवाल ये है, जिस तरह से हमारे साथ सत्येंद्र जी और बाकी बीजेपी कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं संतोष जी। सबसे पहले हम चलेंगे इस समय हमारे साथ जो है रंजन जी के पास। रंजन जी, आपको आवाज आ रही है? रंजन जी, सवाल यह है कि वोटिंग परसेंटेज यदि बढ़ता है, खासतौर से मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो क्या आप उसको तय करते हैं या अपने अनुभव के आधार पर बता पाएंगे? अमित जी, जो मैं लगा आवाज को कर रही है जी, आप बोलिए, सुनाई दे रहा है जी। अच्छा जी, तो अभी जो पिछला ट्रेंड में देख रहा था पिछले 10 साल 20 साल का, तो लास्ट जो इलेक्शन हुआ है 71% हाईएस्ट था वो जी, एक तरह से रिकॉर्ड था। और एक इंडिकेशन आ रहा था कि 60 से 71 हो रहा है जी। तो जाहिर है कि कुछ मतदाताओं में जागरूकता आ रही है। इलेक्शन कमीशन पर काम कर रहा है, सोशल मीडिया का रोल है, आप जैसे लोग जो मीडिया का रोल है, ये सबका मिला जुला प्रयास दिख रहा था। लेकिन अभी जो 2 चरणों में चुनाव हुआ वो बड़ा चिंताजनक है। करीब मध्य प्रदेश में 2 चरणों में 1 करोड़ से, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था अमित जी, 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो उन्होंने मतदान का प्रयोग नहीं किया। उसमें कुछ बाहर हो सकते हैं, 10% मान लीजिए। तो ये निराशाजनक है। अगर इतने बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पे नहीं आ रहे हैं, तो जो आज की स्थिति है पूरे कंट्री में, अभी मैं 11 बजे तक देख रहा था, 25% का एवरेज है। तो अगर 30 दिख रहा है तो एक अच्छा साइन है, जैसा आप बता रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। और लगता है कि मतदाताओं में थोड़ी जागरूकता आई है। और ये है दूसरा सवाल जो आपका है, इसका क्या फर्क पड़ेगा? और खासतौर से रंजन जी सवाल और जोड़ना चाहेंगे विदिशा में, और चूंकि विदिशा में और राजगढ़ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोनों जगहों पर हैं, लगता है दोनों जगह वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रही है। लोगों ने कहा है कि एक मानवीय, या उन्होंने कहा है कि संवेदना के आधार पे, या उनके एक सेंटिमेंट के आधार पे उन लोगों ने वोट भी मांगे हैं। क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पे वहां, उस पर आप जरूर। हाँ, जैसे अगर राजगढ़ में आप देखेंगे तो उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह ने मेरा अंतिम चुनाव है जी। और जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई अंतिम चुनाव कैसे है, तो उन्होंने कहा मैं 77 का हूँ, 5 साल में 82 का हो जाऊंगा जी।
तो चुनाव लड़ने का मतलब तो रह नहीं जाता। अभी भी राज्यसभा में है और शिवराज सिंह का अपना एक करिश्मा है, अपनी पकड़ है, मास फॉलोइंग है, वो एक जगह है, अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा जो मानना है, जो मैं आप आंकड़े की बात कर रहे थे अमित जी, दो तरह का चीज देख रहा हूं मैं। अगर चूंकि 2 बार से तो प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा था, अगर एंटी इनकम्बेंसी है और वोटर बाहर नहीं निकल रहा है तो विपक्ष के लिए चिंता कारण है। और अगर वही ट्रेंड पिछले वाला है और वोटर नहीं आ रहा है तो रूलिंग पार्टी के लिए चिंता कारण है। तो ये जो चुनाव जब डिफरेंट चुनाव अमित जी, थोड़ा जो आप भी गए होंगे पूरे स्टेट में, तो ये जरा सा आपकी मतदाता जरा चुप था बहुत ज्यादा। तो किसके मूड में क्या है, एंटी इनकम्बेंसी वाला है कि प्रो इनकम्बेंसी वाला है, इसको जरा सा हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। बिल्कुल, आपने का इंतजार करना चाहिए शाम को क्या आंकड़े आते हैं। लेकिन सत्येंद्र जी, जिस तरह से रंजन जी ने बताया कि इस बार 2 फेज में यदि वोटिंग कम हुई है, तीसरे फेज में भी अचानक सुबह देख रहे हैं बहुत अच्छा रुझान है। ये कहा जाए कि एक वोटिंग मतदाता निकल रहा है, उसको उन्होंने एक अलग अपने नजरिए से बताया, एक राजनीतिक लंबे समय तक कवरेज उन्होंने किया है, इसलिए उन्होंने बताया। आपका क्या कहना है सत्येंद्र जी इस पूरे मामले में? देखिए, सर्वप्रथम जो आपने ही बताया कि पिछले 2 चरणों की अपेक्षा इस चरण में अच्छा वोटिंग हो रही है, तो एक अच्छी संकेत है। और मैं तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से समस्त मतदाता बंधुओं को, भारत के, मध्य प्रदेश के और साथ साथ जहां पर भी अभी चुनाव हो रहा है, लगभग 93 सीट्स पर हो रहा है, तो ऐसी सभी सीटों पर मैं आग्रह करता हूं कि वह निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और क्योंकि उनके एक वोट से ही जो है भारत सशक्त बनता है, उनके एक वोट से ही भारत आत्मनिर्भर बनता है, उनके एक वोट से ही गरीबों का कल्याण होता है, उनके एक वोट से ही युवाओं का कल्याण होता है, कृषकों का कल्याण होता है और नारियों का, महिला शक्ति का वंदन होता है, पूजन होता है, और उनके एक वोट से ही हमारे मिडिल क्लास का अभिनंदन होता है। तो वो सभी को निकलना चाहिए और अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अभी समय है मतदान का, और भी समय है, तो मुझे लगता है ये बढ़ेगा। लेकिन रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत के पत्रकारिता की और खास करके मध्य प्रदेश की पत्रकारिता की और मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों की उनको बड़ी अच्छी जानकारी भी है। और जो उन्होंने कहा भी कि कई बार जो वोटिंग परसेंटेज होता है, और वो हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सपोर्टेड जो वोटर है वो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण नहीं निकल रहा। कांग्रेस जिस प्रकार से शक्ति से लड़ने का काम करती है, या सनातन से जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ में कांग्रेस है, डीएमके तो कहती सनातन का उन्मूलन करना उनका मुख्य उद्देश्य है, और इंडिया अलायंस का गठन का भी मुख्य उद्देश्य उन्होंने यही बताया था कि सनातन ही उनका मुख्य उद्देश्य, सनातन का उन्मूलन। के पॉनमुडी ने कहा था, और के पॉनमुडी ने यह भी कहा है कि सनातन पोटेशियम साइनाइड से भी ज्यादा जहरीला है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि शक्ति से लड़ाई है, हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ाई है। हिंदू धर्म में शक्ति कौन होती है? जो माँ दुर्गा होती है, सरस्वती होती है, लक्ष्मी होती है, कन्या पूजन, जो कन्याएं हम पूजते हैं। तो आप पूरी कांग्रेस शक्ति से लड़ रही, जीतू पटवारी जी उसी शक्ति से लड़ने का राहुल गांधी जी के एजेंडे को पूरा करते हैं। और वो देखिए जिस प्रकार का बयान देते हैं, महिला अस्मिता के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, बड़ा निंदनीय है, लेकिन राहुल गांधी जी की बात को पूरा कर रहे हैं। इसी कारण से कांग्रेस के जो लोग हैं वो निकल नहीं रहे, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उसने विकास भी किया है, विरासत भी बढ़ाई है। ये आपकी अपनी बात पार्टी की तरफ से हो सकती है। हमारे साथ संतोष परिहार जी भी हैं। ये बताएं कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज है। आप इनकी बात का जवाब भी दीजिए सत्येंद्र जी ने जो कहा है, लेकिन ये बताएं कि जिस तरह से राजगढ़ में, बार बार इसलिए पूछ रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज यदि सबसे ज्यादा है राजगढ़ में है, वो विदिशा में है, विदिशा में दोनों ही, ये कहा जाए कि दोनों के आपने अपने आकलन क्या आपके हैं हो सकते हैं इसमें? नहीं अमित जी, बिल्कुल सही बोला आपने। शिवराज जी का अपना एक वो है, माननीय दिग्विजय सिंह जी अपने उसमें हैं, और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित लोकतंत्र में जो है ज़्यादा वोट करना चाहिए। और मेरा सबसे मानना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि लोग घर से निकलें और वोट डालें और ज़्यादा मतों का प्रयोग करें। यही लोकतंत्र के लिए सबसे खूबसूरती है। बिल्कुल। जहाँ तक हमारे मित्र राहुल जी की बात कर रहे हैं, और ये तो खैर ये सत्येंद्र जैन है। देश में जब प्रधानमंत्री सुबह शाम तक राहुल जी का नाम ले रहे हैं, राहुल जी का फोबिया हो गया। अरे भैया, आपकी गारंटी का क्या हुआ? 2 करोड़ लोगों को साल में आपने रोजगार की बात करी थी, 15 लाख सबके खाते में आने की बात करी थी, किसानों की आय दुगने की बात करी थी, पूरा देश जो है सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो देखो, देश की जनता नकली और झूठी जो गारंटी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को जो परोसी है, उसका जवाब देना है। इनको पुरानी गारंटी का पता नहीं, नई गारंटी की बात कर रहे हैं। अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च, वो प्रधानमंत्री जी किसी एक के थोड़ी हैं साहब, सबके हैं।
हर जाति हर धर्म के, जब देश का प्रधानमंत्री वहां से बोल रहा है कि बोले आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, औरंगजेब आएंगे और पूरे आपकी संपत्ति छीन लेंगे, ये जो इस भाषा का प्रयोग अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, ये झूठी और नकली बातें से थोड़ी कुछ होगा। अरे ये क्या दिखा रहा हो, ये सब जनता देख रही है। उसके अंदर राहुल जी ने जो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का जो बोला है, गरीब महिलाओं को, जो रोजगारों को 1 लाख, बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार 1 लाख रुपए का बोला है, किसानों की MSP की बात करिए, तो हमारी गारंटी तो जो है पूरे देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री जी खुद ही पहुंचा दी झूठा प्रचार करके। देखिए सबसे बड़ी बात है, संतोष जी आपको जरूर रोकेंगे, आपने अपनी बात को रखा है, लेकिन आपने जो कहा है कि जिस तरह से मुद्दे जो कांग्रेस ने उठाए हैं या जमीनी जनता की भी उठाने की जो जरूरत थी, हमारे साथ जो अब बात लगातार संपर्क में है रंजन जी, यदि हम बात करें चंबल इलाके की बात करें, क्योंकि जैसे अभी दोनों जगह देखा कि मुद्दे इतने मोदी की गारंटी और राहुल गांधी के जो न्याय जो उन्होंने पत्र में जो बात रखी है, जो उन्होंने गारंटियां दी हैं, लेकिन खासतौर से यदि हम चंबल की बात करें, भिंड, मुरैना और ग्वालियर की, वहां मतदान इतनी तेजी से इतना नहीं हो रहा है, और जिस तरह से जातिगत समीकरण वहां पर हावी है, आज भी जिस तरह से वहां पे एक जो छुटपुट घटनाएं भी आई हैं, किस तरह से वहां पर हुई है हिंसा, लेकिन आपको लगता है कि उस इलाके में कुछ चौंकाने वाले परिणाम भी दिखाई दे सकते हैं? रंजन जी, हमें जिस संजोग से मैं अभी गया भी था उसी रीजन में जी, मैं एक पेपर के लिए दिख रहा था, तो वहां पे मैं टूर करने गया था जी। मैं गुना और ग्वालियर, मुरैना, भिंड तो नहीं जा पाया, इन जगहों पर गया था मैं। मेरा विधानसभा में भी वहां पे जाने का अनुभव था, और इंटरेस्टिंग है कि आप चंबल, खासकर चंबल, ग्वालियर चंबल रीजन में, जो चंबल रीजन है, मुरैना और भिंड, वहां जाति से कहानी शुरू होती, जाति खत्म होती है। ये अलग बात है कि वो जो नेशनल इश्यूज आते हैं वो भी फिट होते हैं, लोकल इश्यूज भी फिट होते हैं, लेकिन जातिवाद तो है। इस बार मुरैना में जो मैंने देखा, और उसके लिए भाजपा के लिए थोड़ी सी चिंता कारण हो सकता है कि वहां पे खास नेता खिलाफ बहुत ज्यादा जातिगत गुस्सा था, तो उन जातियों को मैनेज करने की कोशिश हो रही थी। ये जो आपने लगातार देखा, कांग्रेस के नेताओं को लाया जा रहा था भाजपा में, भाजपा करीब आ रहे हैं और हम लोग को लाते दिख रहे हैं, तो ये था कि जो विभिन्न जाति के नेता हैं, जैसे रामनिवास रावत हैं श्योपुर में, अपनी जाति पे काम कर रहे हैं। एक वहाँ पे जो मेयर है, क्या नाम, शारदा सोलंकी संभवतः, शारदा सोलंकी, सॉरी जी, वो SC हैं, मेयर हैं, उनको भी लाया गया है, वो अपने जाति के बीच में काम कर रही है। तो भाजपा को एहसास है कि वहाँ फाइट टफ है, तो जो विभिन्न नेता, करीब 8-10 नेता तो आ चुके हैं, बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस से, और वो अपनी जातियों में काम कर रहे हैं, तो भाजपा इसके तरीके से उसको अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। तो वहां पर इंटरेस्टिंग चीज और बना जी, BSP को कुछ होप दिखने लगा है। अभी मुरैना में कभी भी वहां पे BSP नहीं जीती है जी। पिछली बार 3rd पोल किया था उन्होंने, और 14 में सेकंड पोल किया था उन्होंने, दूसरे 2.5 लाख वोट मिले थे। तो BSP को लगता है कि जो जातिगत आपकी इक्वेशन चेंज हो रहे हैं, ब्राह्मण की तरफ आ सकते हैं, ट्रेडर पहली बार उनको मिल सकते हैं, SC वोट मिल सकते हैं, तो उनकी लाठी लग सकती है, मतलब उनको हो सकता है वो अपना बाहर आ सकते हैं, जीत सकते हैं। बिल्कुल रंजन जी, आपको रोकना चाहूंगी, बात राहुल गांधी की चल रही है, प्रदेश के मुखिया ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। जहां तक कांग्रेस के नेता ने कल जो प्रदेश में आकर बात कही है, ये वास्तव में चुनाव 2 माँ के लड़कों के बीच का है। एक भारत माँ का सपूत श्रीमान नरेंद्र मोदी है, और एक विदेशी माँ का सपूत, जिनके कारण से उनने अपने जीवन में न गरीबी देखी, न कष्ट देखा, और लगातार भ्रमित करते हुए आ रहा है। लगभग 60 साल से ज़्यादा तक उनके परिवार ने राज किया, लेकिन अभी भी वो डरा कर, धमका कर संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संविधान खतरे में है। 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन कर किसी ने किए तो नेहरू खानदान ने किए हैं। ऐसे में उनको माफ़ी मांगना चाहिए अपनी बात से, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जिस प्रकार से मोदी जी पर भरोसा करती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। एक बार फिर अब भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनिए। जी, डिस्कशन कंटिन्यू सर। लगातार अभी जिस तरह से आपने सुना कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो कहा है, ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, पार्टी की तरफ से भी हो सकता है कि उन्होंने बोला हो कि 2 माओं की
ये बात उन्होंने कंपैरिजन किया है दोनों। सत्येंद्र जी, आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा, कल जो प्रदेश उन्होंने बोला है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं दो माओं के बीच? देखिए, उन्होंने ये कहा है सीधा सीधा कि नेहरू जो उन्होंने बताया, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी को पालने वाली और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और उसी मंत्र को पढ़ते हैं, उसकी बात कही। तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधुश्च भगनी, जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा जी, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। एक कांग्रेस, एक छोटे से छोटा कांग्रेस से लेकर टॉप कांग्रेसी सभी लोग यही मंत्र पढ़ते हैं और एक 4G का मंत्र हो जाता है। क्यों से हो जाता है? रॉबर्ट वाड्रा जी, प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये सभी लोग देखिए। और भारतीय जनता पार्टी ने 5G दिया है जो आज हम सब उपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन हुआ है, और 6G पर भारत की जो है भारत काम कर रहा है, हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स। तो हम उसकी बात करते हैं और हमारे यहाँ एक ही मंत्र है और वो मंत्र है पुरुषार्थ रूपी पराक्रम का, पराकाष्ठा का। और चाहे वो मोहन यादव जी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी पार्टी एक परिवार होती है और हम फिर पार्टी में स्वमेव मृगेंद्रता का मंत्र पढ़ते हैं, ना अभिषेको न संस्कार सिंहस्थ क्रियते वना विक्रमार्जितस्तोमेव स्वमेव मृगेंद्रता। और पुरुषार्थ पराक्रम के द्वारा हमारी पार्टी में नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है और ऐसे सुप्रीम पद पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हैं। मोहन यादव जी के लिए आप भी सब कह सकते थे, कोई नहीं कह सकता था कि हमारे यहाँ विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा। जब बैठक हो रही थी सभी मीडिया और विश्व की सारी मीडिया, देश की, प्रदेश की और विश्व की, और एकदम से मोहन यादव जी का नाम आता है और माननीय शिवराज जी ने उनके नाम का अनुमोदन किया कि ये बन रहे। तो ये हमारी पार्टी में एक कार्यकर्ता को सर्वोच्च पद भी दिया जाता है, तो ये उसका वो प्रतीक है। इसकी प्रतिक्रिया संतोष जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी इसकी सुनने के बाद? देखिए अमित जी, सीधी सीधी प्रतिक्रिया क्या है कि देश के अंदर जब प्रधानमंत्री की भाषा लड़खड़ा रही है, मंगलसूत्र और तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, तो मोहन यादव जी से क्या उम्मीद की जा सकती है? पूरे देश देख रहा है, देश का सर्वोच्च पद बैठा हुआ आदमी मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहा है, देश का सर्वोच्च आदमी ये कह रहा है कि जो है औरंगजेब लोग आ जाएंगे। अरे भैया, जिस परिवार के बारे में बोल रहा हो, इंदिरा जी, नेहरू जी, राहुल जी, यार रुक जा जरा, तुम इन सबके बारे में, इनका शहादत देखो, इनका सब कुछ देखो। और एक तरह अंग्रेजों से जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग, अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग, उद्योगपति के जो है चरणों में चरण चुम्बन करने वाले लोग, ये हमें संविधान बताएंगे? अरे भैया, इन्हीं के सांसद ने बोला था कि जो 400 पार लाओ संविधान खत्म कर देंगे। तो भैया 400 पार क्या, अब 150 पार भी नहीं आ रही, तो ये इनकी बौखलाहट की आवाज है। अब की बार 400 पार, अब ये सारे नेता सुबह से शाम तक राहुल जी का माला जप रहे हैं, अनगढ़ बातें कर रहे हैं। अरे देश के अंदर सोनिया गांधी जी जो है, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बनाया था, और जिसकी बातें कर रहे हैं, सुबह शाम तक 2-2 लाख के जो सूट बदलते हैं उद्योगपतियों के हिसाब से जो पूरे वो कर रहे हैं। तो ये जो हवा वाली बातें करके इनका प्रधानमंत्री जी जो प्रोन, जो 1000 जिसने प्रोन वीडियो जो है चलिए बनाई, उसकी जो 1 मिनट सुनिए, तो उसका जो प्रचार कर रहे हैं, आपसे सवाल महिलाओं का बिल्कुल भटक रहे हैं। एक सवाल जरूर, एक नैरेटिव सेट हुए हैं पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, जिस तरह से नैरेटिव सेट हुए, लेकिन यदि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, यदि जनता मतदान कर रही है, उसके पीछे इसके अलावा भी उन तक क्या चीजें जो 10 साल में यदि मोदी सरकार ने कुछ किया है उन तक पहुंच रही है, या कांग्रेस जो मुद्दों को उठा रही है वो भी अहम होते हैं? तो रंजन जी, आप सदन जी आपके पास आएंगे, रंजन जी से एक सवाल ले लेते हैं। रंजन जी, लगातार अचानक जो घोषणा पत्र के मुद्दे अचानक बदल जाते हैं, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में आते आते और व्यक्तिगत बातें, जिस तरह से आपने अभी मोहन यादव के बारे में सुना है, लगता है कि जनता को मतदान के लिए निकालने के लिए हर स्तर पर जा रही है पार्टियां। सर जवाब लेंगे, संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, संदीप को रुक कर लेते हैं। संदीप जी, संदीप, इस समय क्या नजारा है, बताएं, किस पोलिंग बूथ पर आप हैं और वहां की क्या स्थिति है? क्या अभी भी, चूंकि 12 से ज्यादा बज गए हैं, गर्मी काफी है, अभी क्या स्थिति है वहां की?
बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से दिन चढ़ता चला जा रहा है और करीब 12:30 के आसपास का समय हो चुका है। अब हम इस वक्त की अगर बात करें तो इस समय पर हम गुना पहुंच चुके हैं। पिछली बार हमारी जब मुलाकात हुई थी तो हम राघवगढ़ में थे। अब गुना यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम पहुंचे हैं। एक आदर्श बूथ है। सबसे पहले तो ये कि इस पूरे बूथ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सरस्वती शिशु मंदिर में ये बूथ है। और दूसरी बात कि जितना टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का उत्साह भी उसी तरह से दिख रहा है। खासकर आप देखिए, महिलाओं की भी यहाँ पर लाइन है। दूसरी एक इधर भी लगातार लाइन देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं लोग जो चाहे शरीर से ही क्यों न कमजोर हों, लेकिन उनका जो उत्साह है वोटिंग के प्रति, वो देखते बन रहा है। लगातार वोटर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनका ये कहना है कि हमेशा समय नहीं आता है, साल में 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है। तो इस मौके को वो भुनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके मन के मुताबिक एक सवाल उम्मीदवार चुन करके आए। संदीप, सवाल ये है कि पिछले बार 2019 में जो बताया कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां उनकी हार हुई थी। इस बार वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। जनता में किस तरह का आपने इसका असर देखा है, या उनका परिवर्तन भी हुआ है उस तरह से क्या? बिल्कुल सही सवाल किया है आपने, क्योंकि अभी जब हम इस पोलिंग बूथ में आ रहे थे तो मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो काफ़ी अंतर देखा है। मैंने जब सिंधिया जी के बारे में बात की, 2019 के बारे में भी उनसे बात की और फिर अभी भी बात की, तो उनका यही कहना था कि पिछली बार कहीं ना कहीं चूक थी लोगों की कि महाराज साहब चुनाव हार गए। लेकिन इस बार लोगों का ये मानना है कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया एक अच्छी पार्टी से हैं, जिस पार्टी ने सिर्फ देश में विकास किया है। तो इस तरह से लोगों के अलग अलग तर्क हैं। कहीं न कहीं लोगों की सोच बदली है। और सबसे बड़ी बात एक और भी जो लोगों ने कही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 2 महीने से इस पूरे क्षेत्र में टिके रहे हैं। चाहे गरीब का घर हो, अमीर का घर हो या फिर मध्यम वर्गीय का घर हो, सभी के घर में वो जाकर के उन्होंने खाना तक खाया है और लोगों के सुख दुख में वो लगातार मौजूद रहे। संदीप, बिल्कुल ठीक है। ये उनकी ये कहा जाए कि सिंधिया परिवार की वो सीट काफी लंबे समय से उस सीट पे वहां पर रहे, अपने पिता के बाद फिर वहां पर आए थे। तो ये है कि यदि उस परिवार की सीट है, चाहे पार्टी कई बार जब परिवार की बात आती है तो इस समय कई बार पार्टी गौड़ हो जाती है। बिल्कुल सही है। जिस तरह से आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए, बिल्कुल हम आपके पास जल्द लौटेंगे। जी, चर्चा कर रहे थे, आपने सुना जिस तरह से रंजन जी, आपने देखा कि खासतौर से आपने भी वहां पर दौरा किया है गुना वाले इलाके में। क्या लगता है वहां पर जिस तरह से पिछले बार केपी यादव को टिकट दिया गया था, फिर उनका टिकट वहां से काटा गया, इस बार जो कांग्रेस ने भी टिकट बदला, बीजेपी का टिकट बदला, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? एक वर्ग वहां पे मतदाताओं का है जिन्हें नाराजगी है जी कि जिस तरह से टिकट काटा गया। बिल्कुल जी। तो एक तो नाराजगी है। दूसरी बात है कि सिंधिया जी चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। कभी भी सिंधिया परिवार के किसी भी सदस्य की कभी हार नहीं हुई थी पिछले चुनाव तक देखा जाए जी। तो कोई एक और हार अपने ऊपर तो नहीं लेना चाहेंगे। प्लस फैक्टर जो उनके साथ है, जैसे आपने कहा, वो बीजेपी से खड़े हैं, लाडली बहना का असर है, मोदी जी का असर है, वो उनके फेवर में जा रहा है। जो उनके अगेंस्ट में पिछली बार गया था, कुछ मतदाताओं से बात हुई तो उनका बोलना था पिछली बार तो हमें बालाकोट और पुलवामा का मामला था, तो उनके खिलाफ तो हम सारा जो माहौल था मोदी जी का था। कुछ ऐसे लोग मिले, उनका गलती हो गई, लेकिन हम मजबूर थे, मोदी को वोट देना था। तो उस पार्ट को देखेंगे पिछले चुनाव को तो उनका फेवरेबल है। लेकिन जो आपका सवाल था, ये फैक्ट है कि एक वर्ग ऐसा है जिन्हें नाराजगी है कि कैसे केपी का टिकट काटा गया। और दूसरी बात है कि मुझे जो लगता है कि सिंधिया जी को लग रहा था कि उनको टिकट ग्वालियर से मिलेगा, तो गुना पे जो मेहनत करना था और जब वो उतना मेहनत नहीं कर पाए, तो एक वर्ग ऐसा भी इनका बोलना था कि पिछले 3-4 साल से वो गुना में उतना एक्टिव नहीं थे जितना ग्वालियर में थे। लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट के तौर पे अभी जैसे योगी आदित्यनाथ का दौरा यहाँ पे हुआ, तो उनके लिए ऐसा लगता है कि फेवरेबल एटमॉस्फियर है, इस बार चुनाव निकलना चाहिए। लेकिन चुनाव में बहुत सी चीजें होती हैं, मतदाता सर्वोपरि होता है, क्या फैसला होता है
हम लोग को उसका वेट करना चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा है कि वहां पर इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि वो सीट देखा जाए सिंधिया परिवार की है, किस तरह की एक पिछला वाकया छोड़ दिया जाए तो सिंधिया जी की अपनी वो पुरानी सीट रही है, लेकिन यादव फैक्टर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन एक बात आपको और बताएं कि गुना में जिस तरह से वोटिंग हो रही है, करीब 34% हो गई है, यदि 11 बजे तक हुई है, तो वो भी एक अच्छा संकेत है कि वहां पर वोटिंग बढ़ रही है। इतनी गर्मी होने के बाद यदि गुना, राजगढ़ और इन इलाकों में यदि वोटिंग बढ़ रही है तो एक अच्छी खबर है। सत्येंद्र जी, आपके पास आते हैं। लगातार आपने देखा वहां पर, जैसे रंजन जी भी कह रहे थे कि यादव फैक्टर है, किस तरह से, चूंकि वहां पर जो योगी आदित्यनाथ की भी सभा हुई है, मोहन यादव भी कई बार वहां पर गए हुए हैं, तो लगता है कि यादवों को पूरी तरह से मना लेंगे वहां पे। देखिए, यादव नहीं है अमित जी, हम तो सभी जनता को मनाते हैं, जनता को भगवान कहते हैं और जनता को उसी भगवान रूप में मान करके ही उनकी आराधना करते हैं, आने की योजनाओं का लाभ भी देते हैं। कांग्रेस जरूर राक्षस कहती है, एक बड़े नेता आए हुए हैं, मध्य प्रदेश का प्रबंधन संभाला था रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। आज मतदान, लोकतंत्र में मतदाता का एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस मतदाता के लिए राक्षस कहने का किसी को अधिकार नहीं। कांग्रेस ने राक्षस का, प्रियंका वाड्रा जी पिछली बार आई थी, उन्होंने कहा कि 4 बार आप लोग भाजपा को जिता रहे हो, क्या आप लोग अंधे हो गए हो? मतलब सीधा सीधा आंख फोड़ने वाली बात कर दी। जनता को बुरा लगा, 5वीं बार भगवान रूपी जनता ने भाजपा को 25 साल के लिए विराजमान कर दिया। अब आपने जो गुना जो बात कह रहे हैं, तो हमने सभी वर्गों के कल्याण के काम किए हैं और निसंदेह और हमने ये किया, एक कांग्रेस करती रही है तुष्टीकरण की राजनीति। हमने अगर 4 करोड़ घर दिए हैं, हमने अगर 14 करोड़ से ज्यादा घरों में पानी पहुंचाया है, 60 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं और जैसे ही 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, या हमने 7 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़कें बना दी हैं, या जिस प्रकार से हमने अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है और 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप दिए हैं, तो इसमें हमने जो कि संतुष्टिकरण किया है, हमने सभी वर्गों को दिया है, सभी को घर दिए हैं, मकान दिए, उज्ज्वला के सिलेंडर दिए हैं, लाडली बहना में जो जा रहा है 3000 रुपए तक देंगे जो राशि, वो अभी हम जो 1250 रुपए दे रहे हैं, वो भी हम बराबर सभी बहनों को दे रहे हैं और हम डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। जीतू पटवारी जी तो कहते हैं कि माताएं बहनें, पुरुष को बोलते हैं नशेड़, मतलब ऐसा गलत कि पुरुष तो दारू पी के सो जाता है, वो माताएं बहनें 200-500 रुपए लेके एक पर्टिकुलर वस्तु में रख लेती है। जीतू पटवारी जी बहुत अपमान करते हैं माताओं बहनों का। तो मैं बोल रहा हूं, हमने 1.25 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों को उनके डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनको दे रहे हैं और कांग्रेस डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर करती है डीबीटी, उनका डीबीटी डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर है। राजीव गांधी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए एंडोर्स किया है कि 1 रुपए बेचते थे 85 पैसे जाते थे और 85 पैसे कांग्रेसी लोग खा जाते थे उसको, भ्रष्टाचार की बैठ, और 15 पैसे। अब दूसरी बात, मंगलसूत्र वाला और ले लीजिए, जवाब भी लेने दीजिए। लगातार आपने बहुत सारे मुद्दे एक साथ उठा दिए, लेकिन हमने जो चर्चा कर रहे थे कि गुना की यदि बात करें तो किस तरह से वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, महिलाएं, या जिस तरह से हमने अभी देखा। एक बात तो बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में तो लगातार उनका जो संपर्क था और आज बीजेपी में संपर्क में बिल्कुल कमी नहीं आई है। उनका जो संपर्क है, जिस तरह से गांव-गांव में जो संपर्क रहता है, उसका भी एक असर होता है। यदि मोदी गारंटी है, लेकिन प्रत्याशी को भी उस अंदाज में काम करने की जरूरत होती है। संतोष जी, आपको लगता है कि क्या कहीं पे संगठनात्मक रूप से कांग्रेस की जो कमी कई बार रह जाती है कि यदि एक बार वही प्रत्याशी यदि कांग्रेस से हारा है और बीजेपी से वो मेहनत कर रहा है, तो वो सब जो है, जो मोदी गारंटी का जुड़ जाना या प्रत्याशी की मेहनत है, वो कहीं कांग्रेस में ऐसी दिखाई नहीं देती है। कई बार कांग्रेस पीछे हो जाती है इस मामले में। जी, बहुत सही सवाल करा आपने, क्योंकि हार के डर से तो बीजेपी में गए हैं वो। भाई बीजेपी से हारे थे, बीजेपी में शामिल हो गए। चर्चा निश्चित होना चाहिए, चर्चा विकास पे होना चाहिए, चर्चा योजनाओं पे होना चाहिए, चर्चा ये भी होना चाहिए कि ये जो बातें कर रहे हैं भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इनका कहना 4 करोड़, अच्छा वो इन्हें नहीं बोला कि 50 करोड़ घर दे दिया। अरे 4 करोड़ लोगों को कागजों में घर दे दो 100 करोड़ लोगों का। शिवराज सिंह चौहान जी के खुद के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जो रहे पूर्व में, उनके जिले में जो प्रधानमंत्री आवास का 30% काम खत्म नहीं हुआ, 30% काम नहीं हुआ। नल जल योजना जो कागजों की भेंट चढ़ गई, स्मार्ट सिटी के पूरे देश में पते नहीं है। अरे भैया, निश्चित चर्चा होना चाहिए, विकास पे चर्चा होना चाहिए, मंगलसूत्र पे चर्चा नहीं होना चाहिए। मंगलसूत्र की चर्चा आप कर रहे हो। देश का प्रधानमंत्री जो है, जो प्रोन वीडियो जिसने 1000 वीडियो देवगौड़ा के लड़के ने बनाई, उसका प्रचार कर रहा हो। एक जो है आपके दिल्ली के अंदर जो महिला खिलाड़ियों के साथ करा, उसके बचाव कर रहा है, उसके लड़के को टिकट दे दिया, तो देश पूरा देख रहा है।
देश एक एक चीज देख रहा है, वो देखना चाहिए। लेकिन आप, मेरा आपसे मानना है चर्चा और मुद्दों की बात होना चाहिए, मुद्दों पे होना चाहिए। मैंने जो सवाल आपसे किया है कि संगठनात्मक रूप से जिस तरह से कांग्रेस को जनता के भी जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, जनता को यदि आप इस तरह के मुद्दों की बात कर रहे हैं, चर्चा होने की बात हो रही है, तो कांग्रेस को मंच से लेके जनता के बीच तक इन मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए, और ये जरूर कमी देखने में नजर आती है। इसका जवाब बिल्कुल अमित जी, देखिए अमित जी, देखिए सबसे बड़ी बात ये है, बार कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि एक सबसे बड़ी जो हमारी जो 5 गारंटी है पूरे देश के अंदर सब लोगों को हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारी गारंटी, सच की गारंटी, जो कांग्रेस बोलती है वो करती है। लोकतंत्र को, संविधान बचाने का चुनाव है, लोगों के जो है आपस में बेमनस्ता नहीं हो उसका चुनाव है, और जो है पूरी तरीके से धरातल पे जनता को फायदा हो उसका चुनाव। हम तो ये नहीं बोल सकते कि साहब 600 करोड़ जो बाहर जाके बोलेंगे 600 करोड़ है, फिर बोले साहब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा में, फिर बोले साहब 25 करोड़ को हमने गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। तो ये पूरे सबके आंकड़े हैं, और जनता पूरे कोई भी पार्टी हो सबके जो पढ़ के और उसके अंदर करेगी, जनता अपना फैसला करेगी। ये बोखलाहट सुबह शाम तक की कहेगी राहुल गांधी के परिवार के बारे में जवाब लेते हैं। सत्येंद्र जी आपको इसका जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से आप इस बात का जवाब दीजिए। देखिए अमित जी, मैं बताऊं, वो ये जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी 12 पॉइंट की रिपोर्ट आई, उसमें 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला, उन्होंने भी बोला नीति, और 12 पॉइंट है, 1-2 पॉइंट नहीं है, और उसके आधार पर निकले हैं। और कहीं ना कहीं हमने इतना अनाज भंडारण किया, समर्थन मूल्य पे जो 5 लाख करोड़ का अनाज 10 साल में यूपीए सरकार ने खरीदा, हमने 18 लाख करोड़ का खरीदा। और सुप्रीम कोर्ट इनको कहता था कि ये अनाज सड़ने मत दो गोडाउन में, लेकिन कहते थे हम निःशुल्क नहीं बांटेंगे। 10 साल के बयान उठा लीजिएगा कांग्रेस के मंत्रियों के। हमने हम भंडारण हम खरीदते हैं और हम देश की जनता को दे रहे हैं। दूसरी बात, उनको जो गरीबी रेखा से निकले हैं उनको थोड़े समय के लिए अगर हम सहयोग देंगे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वे पुनः गरीबी रेखा के नीचे ना आ जाएं। तो ये एक संबल प्रदान करना, ये गरीबों का अपमान करना, अगर कांग्रेस इस प्रकार का विरोध कर रही है तो ये देख लीजिएगा कि भारत की जनता का विरोध है, जो ये कहते हैं गरीबी गरीबी क्यों नहीं दे, और हम सड़ा रहे। अब दूसरी बात, मंगलसूत्र पे ले लीजिए। आपने भी बहुत सारे मुद्दों की बात की है, और संतोष जी भी लगातार मुद्दों की बात कर रहे थे। रंजन जी, आपसे सवाल ये है कि आपको लगता है, चूंकि आपने बताया कि जिस तरह से आप गुना गए, या मुरैना, गुना, ग्वालियर या बाकी इलाकों में भी आप गए, आपको लगता है कि इन मुद्दों के अलावा भी जनता के ऐसे मुद्दे थे जिसपे जनता मतदान करना चाहती है? रंजन जी, मुझे लगता है कि मुझे मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है रंजन जी। अभी आवाज आ रही है? जी, तो अमित जी बिल्कुल आपके बात, चलिए आपकी आवाज में थोड़ा सा, रंजन जी आपके पास लौटेंगे। एक बिल्कुल आप जिस तरह से जो मुद्दों की बात जो आप कर रहे हैं कि आप अपने मुद्दे गिना रहे हैं, इतने मुद्दे, और आप जो कह रहे हो, तो लेकिन जी एक थोड़ा सा 10 सेकंड का और समय दीजिए, बहुत बड़ा। जी हाँ, ये देखिए मेरे मित्र जो कह रहे थे कांग्रेस से, संतोष जी, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। न्याय पत्र ये हमारा नहीं है, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, और इसमें लिखा है मंगलसूत्र की बात हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 10 साल में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों का इस देश पर पहला अधिकार है, देश के संसाधनों पर। आप सुनिए, एक कहा, 2 बार कहा, सुन लीजिए, स्पेशली मुस्लिम बोला, माइनॉरिटी स्पेशली पार्टिकुलर। अब आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए, फर्जी क्या क्या फैला रहा हो भैया, ये आपका, कम से कम देश को छोड़ो। ये पेज नंबर 28 है, मांगने वाले लोग ये झूठी, अब बकवास की बात है। देखिए अमित जी, इनको आता नहीं, इसमें लिखा है तुम्हारे व्हाट्सएप इंडस्ट्री है क्या? अरे व्हाट्सएप में कांग्रेस का न्याय पत्र वाली बातें कर रहा हूँ। अरे बकवास की बात आप करते हो, पढ़ के आया करो संतोष जी, मूर्खों जैसी बातें मत करो, मूर्खों के सरदारों की गैंग के सदस्य मत बनो। आप पढ़ के आया करो मेरे मित्र। देखिए अमित जी, मैं कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी जी की कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी डिबेट में बैठे, झुग्गी में बैठे, कहाँ बैठे भैया? संतोष जी, एक मिनट मर्यादा बनाए रखिए। संतोष जी, स्तर वाली बातें कर। भारत आज दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर फोन बन गया। आज भी राहुल गांधी कहते हैं कि ये चीन में बनता है ये फोन, तो इसलिए अपमान करते हैं, भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत की निर्माण शक्ति का अपमान कर रहे हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर का अपमान है, अगर भारत की निर्माण शक्ति का अपमान है। ये टी शर्ट चीन में नहीं बनती, भारत में बनती है, इसलिए मैंने कहा कि सरदार की गैंग के सदस्य हैं। झूठ बात। सत्येंद्र जी, एक मिनट रुकिए। रंजन जी से सवाल है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आप लगातार उस इलाकों पे गए थे, आप अपनी बात को रखिए कि क्या उन जिन मुद्दों की चर्चा हो रही है, या सत्येंद्र जी या संतोष जी बात कर रहे हैं,
आपको लगता है, आपको लगता है आरएसएस की किताब से एक मिनट पढ़ के आ रहा हो, संतोष जी, एक मिनट कैसी झूठी बातें कर रहे हैं? एक मिनट आराम से एक एक करके ये इस तरह डिबेट का एक मिनट बातें कर रहे हैं, बताइए। बड़ी खबर बता देते हैं। 7 लोकसभा सीटों में 29.90% मतदान, बिलासपुर लोकसभा में 25.29% मतदान हुआ है। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में 31.44%, जांजगीर चांपा में 25.76% मतदान हुआ है। कोरबा की बात करें तो कोरबा में 32.37%, रायगढ़ लोकसभा में 37.92% मतदान हुआ है। रायपुर में 26.05, तो वहीं सरगुजा लोकसभा में 32.86% मतदान। तो छत्तीसगढ़ में कहां कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं वो आपको बता रहे हैं। दुर्ग में 31.44, कोरबा में 32.37%, रायपुर में 26.05%। तो 7 लोकसभा सीटों में 29.90% मतदान, दुर्ग में 31.44%, कोरबा में 32.37%, तो रायपुर में 26.05% मतदान हुए हैं। 7 लोकसभा सीटों में 29.90% मतदान, बिलासपुर लोकसभा में 25.29%, दुर्ग में 31.44, जांजगीर चांपा में, तो वहीं कोरबा में 32.37% मतदान हुए हैं। 7 लोकसभा सीटों में 29.90%, बिलासपुर लोकसभा में 25.29%, दुर्ग में 31.44%, तो कोरबा में 32.37%, रायगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान जो है अभी तक रायगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ की वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। 7 लोकसभा सीटों पर मतदान है। बिलासपुर लोकसभा में 25.29% मतदान हुआ है, दुर्ग में 31.44%, तो कोरबा में 32.37%। सबसे ज्यादा मतदान की बात करें तो रायगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो 7 लोकसभा सीटों में आज छत्तीसगढ़ में मतदान है। और चलिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ग्वालियर से विनोद शर्मा। विनोद, क्या कुछ मतदान केंद्र की तस्वीर है और कितना उत्साह है मतदान को लेकर मतदाताओं में? देखिए, दोपहर तक मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा था, क्योंकि धूप नहीं थी और मौसम भी ठीक था, जिसके चलते मतदान केंद्रों पर लोगों का आना जाना शुरू था और लंबी लाइनें लगी हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि दोपहर के बाद जिस तरह से मौसम परिवर्तित हुआ है, धूप निकली है, तो मतदान केंद्र बिल्कुल खाली पड़े हुए, इक्का दुक्का मतदाता यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और लोग भी जो कुछ मतदान केंद्रों पर जरूर लोगों की भीड़ है, लेकिन अधिकांश जो मतदान केंद्र है वहां पर अभी लोग नहीं आ रहे। ऐसा माना जा रहा है कि 3 बजे के बाद फिर मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेगा और मतदान करेगा। अभी तक का जो 28% से ज्यादा मतदान ग्वालियर लोकसभा में हो चुका है, और इसको लेकर सुबह जिस तरह से मतदाताओं में जो दिख रहा था, जो रुझान दिख रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे थे, अपने परिवार के साथ पहुंच रहे थे और मतदान कर रहे थे। इस बीच कुछ देर पहले जो विधानसभा अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। और जो मतदाता जी विनोद, जी अभी जिस तरीके से जो हालात अभी नजर आ रहे हैं कि 1-2 घंटे मतदान जरूर कम चलेगा, क्योंकि ऐसे में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो जो मतदाता है, आम मतदाता है, वो घर के बाहर कम निकलते हैं। और जो बुजुर्ग मतदाता थे या फिर महिलाएं थी, वो सुबह 7 बजे से लेकर और दोपहर तक मतदान लगभग विनोद जी सवाल ये है कि चंबल इलाके में चूंकि आप नजर रखे हुए हैं, वहां पर भिंड, मुरैना और ग्वालियर में मुद्दों की बात हो रही थी। स्टूडियो में हमारे पैनल में यहाँ पे जो बीजेपी कांग्रेस से हैं लगातार उस चर्चा हो रही थी, क्योंकि उस इलाके में देखा जाए अभी गर्मी का समय है। क्या लगता है वहां पर मतदान का जो असर है, वहां पे कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट भी आ सकते हैं क्या, या मुद्दे क्या हैं, जो मैदानी मुद्दे क्या दिख रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ पर जो मुख्य तौर पर मैदानी मुद्दे थे कि एक तो क्षेत्र में रोजगार की बेहद कमी है,
लोग यहाँ से पलायन करके बड़े शहरों में इंदौर और दिल्ली और अहमदाबाद बाहर जा रहे हैं। उनके जो युवा है बेरोजगार हैं, वो ग्वालियर में उनके लिए रोजगार नहीं है, अंचल में उनके लिए रोजगार नहीं है। जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र थे, मालनपुर, बामौर, इन औद्योगिक क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा लोगों की नजर में देखा गया। जब उनसे चर्चा की हमने, जब चुनावी चौपाल भी बनाई थी, उस समय भी लोगों ने इन मुद्दों को कहा कि उनको रोजगार की आवश्यकता है और सबसे ज्यादा। लेकिन एक मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा भी सबसे ज्यादा यहाँ छाया रहा और जिन लोगों से चर्चा हुई तो वो केवल राम मंदिर को लेकर अपने मतदान करने की बात कर रहे थे। कोई कह रहा था हम मोदी को ही मतदान करेंगे, उन्हें कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से देश मजबूत किया है, राम मंदिर बना है और तमाम तरह के जो मुद्दे थे उनको लेकर उन्होंने चर्चा की। हालांकि जो युवा है, युवा वर्ग सबसे ज्यादा रोजगार को लेकर मुद्दे। दूसरा, विकास कार्य कई इलाकों में नहीं हुए हैं, खास करके भिंड और मुरैना के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां आज पीने तक के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। लोगों को भूमिगत पानी के आधार पर रहना पड़ता है, नदियों से पानी लाना पड़ता है। कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पहुंच मार्ग नहीं है, वहां पर लोगों को बड़े मुश्किल से शहरी क्षेत्र में आना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बड़ी स्थिति खराब है ग्रामीण क्षेत्रों में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ना दवा मिलती है, ना चिकित्सक मिलते हैं। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं यहाँ पर ज्यादा हावी रहते हैं। हालांकि आपने विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, वो बिल्कुल, और जो खासतौर से भिंड और मुरैना वाले इलाके में है, वो जरूर अभी कमी दिखाई दे रही है। लेकिन एक सवाल और है, आप देख रहे हैं आपके, चूंकि वहां पर कोई भी लाइन नहीं है, लेकिन अभी हम इससे पहले थोड़ी देर पहले ही जो है गुना और राजगढ़ में भी देख रहे थे, महिलाओं की कुछ लंबी लाइन थी, घंटे भर पहले चर्चा कर रहे थे वहां पर। लेकिन महिलाओं प्रतिशत, पिछले वोटिंग जो चरण हुए थे उसमें महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी गिरा था। क्या इस बार आपको लगा कि महिलाएं वोट करने निकली हैं इस बार वहां पर? हाँ, देखिए, महिलाएं वोट करने जरूर निकली हैं, लेकिन जितनी विधानसभा में जो महिलाओं की हमें उपस्थिति मतदान केंद्रों पर नजर आई थी, उतनी इस चुनाव में नजर नहीं आ रही है। 2 चरणों में जिस तरह से मतदान हुआ और जो लगातार महिलाओं का मतदान प्रतिशत गिरा, उसके पीछे कारण ये रहा है कि विधानसभा चुनाव में एक ये माना जाता है कि जो प्रत्याशी है वो घर घर पहुंचते हैं और लोगों के पास पहुंचते हैं, खास करके महिलाओं से संवाद करते हैं, आते हैं जाते हैं। लेकिन लोकसभा एक बड़ा इलाका होता है और प्रत्याशी घर घर नहीं पहुंच पाता है। साथ ही ये है कि गर्मी का मौसम है, इस समय महिलाएं बहुत कम घर से बाहर निकलती हैं और यही कारण रहा है कि जो इस गर्मी के मौसम में, खास करके लोकसभा के चुनाव में, महिलाएं कम निकल कर आ रही हैं। लेकिन सुबह हमने जरूर अमित जी नजारे देखे थे कि यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो सुबह मतदान करने के लिए आए थे। एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसका 2 दिन पहले फ्रैक्चर हुआ है, अस्पताल में भर्ती था और इस फ्रैक्चर पर वो अपने अस्पताल से आया और उस पर आकर उसने मतदान किया। तो लोगों में तो मतदान के प्रति जो जागरूकता है वो देखी गई है। प्रशासन ने भी बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरह से दिशा निर्देश दिए थे कि जहां मतदान केंद्र है वहां छाया की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए और लोगों को जो वेलकम ड्रिंक जैसे जल जीरा और ये तमाम दिए जाए, तो ये व्यवस्था की गई है। इससे मतदान प्रतिशत इस बार जो तीसरे चरण में जरूर बढ़ेगा। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो महिलाएं वो घर के बाहर नहीं रहो, खास करके चंबल अंचल में जो महिलाएं होती हैं वो कम मतदान केंद्रों पर पहुंचती है और उनको ये लगता है कि उनके घर के पुरुष मतदान करे आए और उनको रोका जाता है। घूंघट प्रथा भी रहती है, तमाम ऐसे बंदिशें रहती है जिसके चलते बहुत ज्यादा मतदान करने के लिए महिलाएं मतदान केंद्रों पर नहीं जा पाती है। लेकिन विनोद, चुनौती यही है कि महिलाओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए और वोट डाला जाए, तभी एक ये लोकतंत्र का जो उत्सव है उसकी परिभाषा पूरी होगी। बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए और देखिए, हम आपके पास जल्दी लौटेंगे और उसके बाद मतदान प्रतिशत कितना बढ़ता है, जो इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं उसके बाद यदि लोग वहां पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, उस पर भी नजर जरूर बनाए रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। सत्यन जी, रंजन जी, आप लगातार आपने सुना, अभी आप भी उस इलाके में गए थे, लगातार बात वही है, वोटिंग परसेंटेज, हर जगह का वोटिंग परसेंटेज के अपने अपने मायने हैं। यदि विदिशा में बड़ा है उसका अलग मायने हैं, यदि राजगढ़ में बड़े हैं तो उसका अलग मायने हैं। यदि भिंड, मुरैना, ग्वालियर में वोटिंग परसेंटेज बाकी की तुलना में कम है, वहां पे जिस तरह की स्थिति है, देखा पूरा बूथ सन्नाटे में है, उसका आप क्या आपके पास एनालिसिस है, क्या आप सोच रहे हैं? एक तो हामिद जी, जो स्थानीय चुनाव होता है जी राज्य का, उससे लोग ज्यादा कोरिलेट करते हैं कि राज्य सरकार हमारे जीवन में को प्रभावित करती है, ऐसे डिसीजंस लेती है जो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला आता है तो एक अरुचि दिखती है, और जैसे आपके संवाददाता बता रहे थे, बड़ा क्षेत्र है और संवाद कम हो पाता है। और दूसरी बात, जो लोकल समस्याएं हैं
जैसे मैं जहां पे गया था ग्वालियर के आउटस्कर्ट्स में 20 किलोमीटर है ग्वालियर से, महिलाएं आज भी पानी के लिए स्ट्रगल करती हैं जी। घर में खाना महिलाएं बनाएंगी, कपड़ा महिलाएं धोएंगी, और दिन भर में अगर को 2 घड़े पानी मिल जाते हैं बहुत बड़ी बात होती है जी। और 2 घड़े पानी के लिए किसी नल पे जाना है, किसी कुएं पे जाना है, फिर पानी लेके आना है, फिर खाना बनाना है, नहाना भी है, जानवर को पानी पिलाना है, तो दिन भर उसी जद्दोजहद में निकल जाता है। तो जो महिलाओं को वोटिंग परसेंटेज है वो इसलिए भी है कि वो बेचारी घर के काम में ही बिजी रहती हैं, कहाँ पे वोट देने जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दूसरी बात जो मैंने एरिया की बात की जी, और जो पिछला जो चुनाव था अभी जी, वो जैसा अपवाद था, जो कि बालाकोट पुलवामा मामला था, तो अब देखेंगे लोकसभा का तो बहुत एक रुचि रहती है 60%, 55%, 60% इसी का आसपास रहा है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है इस बार भी तो बहुत बड़ी बात होगी और मैं इसको शुभ संकेत जी मानूंगा। बिल्कुल रंजन जी, समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। संतोष जी आपका भी बहुत धन्यवाद, रंजन जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और सत्येंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, चल लौटेंगे।